तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज से हम जो आपके यहाँ पे क्लास 2 आपका शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों आज जो आपके यहाँ पे बीए सेमेस्टर 2 यानी कि बीए सेमेस्टर 2 का आपका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि तो भारत में तुर्क शासन की स्थापना आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए भारत में तुर्क शासन की स्थापना कैसे हुआ था, और अगर आप इसके सिलेबस अगर उठा के देखेंगे यानी कि बीबीयू सेमेस्टर 2 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें तो भारत में तुर्क शासन की स्थापना और इसमें मतलब किसके किसके अनुसार पूछ रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन के बारे में मतलब आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत में तुर्क शासन की स्थापना कैसे हुआ, कब हुआ और किसने किया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम इसका जो है कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश और बलबन यानी कि इन तीनों का जो अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए भारत में तुर्क शासन की स्थापना आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन यानी कि इसका जो नाम था मोहम्मद गोरी ने, उनका ही ये नाम था। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किया था। यानी कि भारत में जो तुर्की राज्य की स्थापना किसने किया था, यानी कि तुर्क शासन की स्थापना किसने किया था, तो मोहम्मद गोरी ने किया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी। अगर इस तरीके से तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकता है, मतलब इस तरीके से जो है आपका परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में जो था और तुर्क शासन की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो मोहम्मद गोरी को जाता है। तो मोहम्मद गोरी जो था वो भारत में क्या किया था, वो तुर्की राज्य की स्थापना किया था, और इन्हीं को जो था वो तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय मतलब कि जाता है किसको जाता है, मोहम्मद गोरी को जाता है। तो गजनी और हेरात के मध्य स्थित छोटा पहाड़ी प्रदेश गोर पहले महमूद गजनवी के कब्जे में था। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो गजनी और हेरात के मध्य यानी कि इसके जो मध्य यानी कि इसके बीचों बीच में जो एक छोटा सा पहाड़ी स्थित था। ठीक है, जिस प्रदेश का नाम था गोर, और गोर से पहले क्या था कि महमूद गजनवी के जो ये मतलब कि कब्जे में था। तो गोर में संसबनी वंश सबसे प्रधान वंश था। यानी कि जो गोर प्रदेश था यानी कि गोर राज्य था उसमें संसबनी वंश जो था वो सबसे प्रधान वंश था। ठीक है, यानी कि मोहम्मद गोरी ने भी अनेक आक्रमण किए थे। यानी कि मोहम्मद गोरी जो था उन्होंने भी मतलब अनेक आक्रमण किए। उन्होंने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। यानी कि मोहम्मद गोरी ने अगर प्रथम आक्रमण कब किसके विरुद्ध किया था, तो मुल्तान के विरुद्ध किया था। कब किया था, तो 1175 में किया था। इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण कब किया था और किसके विरुद्ध किया था। तो आइए देखते हैं आगे कि एक दूसरे के अंतर्गत गोरी ने 1178 यानी कि ठीक उसके 3 साल के बाद उन्होंने क्या किया कि गुजरात पर आक्रमण कर दिया। यानी कि गोरी ने एक दूसरे उसके बाद यानी कि क्या किया कि एक दूसरे के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के अंतर्गत उन्होंने फिर क्या किया कि 3 साल के बाद, यानी कि पहला तो यहाँ पे 1175 में किया था, मुल्तान के विरुद्ध किया था जो कि 1175 में किया था। अब ठीक इसके 3 साल के बाद यानी कि 3 साल के बाद यानी कि 1178 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने गुजरात पर आक्रमण कर दिया, और ये उनका दूसरा आक्रमण था। यहाँ पर सोलंकी वंश का शासन था। यानी कि गुजरात में जब आक्रमण किया तो उस जगह पे क्या था कि सोलंकी वंश का जो था वो शासन था, यानी कि सोलंकी का वहाँ पे राजभार था। तो इसी वंश के भीम द्वितीय यानी कि ठीक है, यानी कि सोलंकी वंश यानी कि ठीक है, सोलंकी वंश का जो भीम द्वितीय यानी कि मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को मतलब कि आबू पर्वत के समय को उन्होंने परास्त किया। यानी कि तो कहने का मतलब ये है कि जो इस वंश यानी कि कौन से वंश, सोलंकी वंश। ठीक है, बनेगा तो यहाँ पे प्रश्न के सोलंकी वंश का शासन था, और सोलंकी वंश के ही शासक यानी कि मूलराज द्वितीय ने क्या किया, मोहम्मद गोरी को हराया। वो भी कहाँ हराया, आबू पर्वत के समीप यानी कि निकट नजदीक। तो संभवतः ये मोहम्मद गोरी का प्रथम भारतीय पराजय था। यानी कि दोस्तों प्रथम भारतीय पराजय यानी कि जो मोहम्मद गोरी ने मतलब कि सबसे पहले अगर हारे थे तो इनके यानी कि मूलराज द्वितीय के कारण ही मतलब उनसे ही मतलब कि हारे थे। ठीक है, ये उनका था वो भारत में पहला पराजय था उनका। अब देखिए इसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1179 से 86 ईस्वी के बीच उसने पंजाब पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। यानी कि दोस्तों मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि इसके बाद 1179, ठीक है, 1179 से 86 के बीच में उन्होंने क्या किया, पंजाब पर आक्रमण कर दिया और वहां पर विजय प्राप्त कर लिया। अब 1179 ईस्वी में उसने पेशावर को तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीता। तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ गोरी की भिड़ंत तराइन के मैदान में हुई, और इस युद्ध में गोरी बुरी तरह से मतलब कि परास्त हो गया था। तो इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध भी मतलब कि कहा गया है कि इसी युद्ध को जो है वो पृथ्वीराज चौहान के जो साथ जो गोरी का जो युद्ध हुआ था तराइन का मैदान में हुआ था, इसी युद्ध में क्या हुआ कि गोरी बहुत मतलब कि पूरी तरीके से हार गया। इसलिए इस युद्ध का नाम जो था वो तराइन का प्रथम युद्ध मतलब कि रखा गया। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था तो 1992
1992 ईस्वी में तराइन के मैदान में हुआ था। ठीक है, 1992 में हुआ था, तराइन का मैदान में हुआ था। तो जो इस युद्ध का परिणाम था वो मोहम्मद गोरी के पक्ष में रहा था और इसके उपरांत पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। ठीक है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की जो है हत्या कर दिया गया और इसमें जो इसका जो विजय हुआ था, यानी कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें जो था वो मोहम्मद गोरी का ही मतलब यहाँ पे विजय हुआ था और इसके पक्ष में ही जो था वो जीत हासिल हुई थी। तो 1194 ईस्वी में प्रसिद्ध चंदावार का युद्ध, ठीक है, यानी कि 1194 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, तो प्रसिद्ध चंदावार का युद्ध मोहम्मद गोरी एवं राजपूत नरेश, ठीक है, जयचंद्र के बीच में मतलब लड़ा गया। तो जयचंद्र की पराजय के उपरांत उसकी हत्या कर दी गई। जयचंद्र को पराजित करने के उपरांत मोहम्मद गोरी अपने विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर मतलब कि गजनी चल गया। ठीक है, अब देखिए जो मोहम्मद गोरी था दोस्तों, और जैनेंद्र को पराजित करने के उपरांत, ठीक है, यानी कि उनको पराजित करने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपना जो विजित प्रदेश था, यानी कि जिस प्रदेशों को उन्होंने जीता उस प्रदेशों की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने गुलाम वंश की, ठीक है, यानी कि गुलाम वंश के जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में आप लोग को जो है अगले टॉपिक में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो उन्होंने क्या किया कि जो विजित प्रदेश था उनकी जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और वे क्या किए कि गजनी वापस चले गए। तो ऐबक ने अपनी महत्वपूर्ण विजय के उपरांत 1194 ईस्वी में अजमेर को जीतकर यहाँ पर एक स्थित जैन मंदिर एवं संस्कृत विश्वविद्यालय को नष्ट कर उनके मलबे क्रमशः कुवल उल इस्लाम एवं 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण करवाया। तो ऐबक ने 1202 से 3 ईस्वी में बुलंदखंड के मजबूत कालिंजर में किले को जीता। ठीक है, 1197 से लेकर 1205 ईस्वी के मध्य ऐबक ने बंगाल एवं बिहार पर आक्रमण कर उदंडपुर, बिहार, विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय पर अधिकार कर लिया और 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पुनः भारत में आया। ठीक है, यानी कि जब अगर पुनः भारत में अगर आने की बात करें तो मोहम्मद गोरी 1205 ईस्वी में जो है वो वापस मतलब कि भारत में आए और इस बार उसका मुकाबला खोखरों से हुआ। ठीक है, किससे हुआ? खोखरों से हुआ। अब उसने क्या किया कि खोखरों को पराजित कर उनकी बुरी तरह से मतलब कि कत्ल किया और इस विजय के बाद मोहम्मद गोरी जब वापस गजनी जा रहे थे तब मार्ग में ही 13 मार्च 1206 ईस्वी को मतलब कि उनकी हत्या कर दी गई। अंततः उसके शव को गजनी से लेकर जाकर मतलब कि दफनाया गया और गोरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। तो इस वीडियो में यहाँ पे जो पढ़ा तो वो आपका यहाँ पे भारत में तुर्क शासन की स्थापना कैसे हुआ इस प्रकार से हम पढ़े। अब आपके मतलब इसके आगे आपको बताएंगे कि भारत में जब तुर्क शासन की स्थापना किया तो अब इसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब राजभार यहाँ पे दे दिया गया तब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगली वीडियो में आप लोग को जो है वो बताएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।